इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है? न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक। सो अ नेटवर्क, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क of channels extending from cell membrane to the nucleus. Extending from cell membrane to nucleus. इसमें आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सीधे स्ट्रक्चर, इसे सिस्टर्ना कहते हैं। सिंगुलर इज सिस्टर्ना, प्लूरल इज सिस्टर्नी। सो दिस स्ट्रक्चर, इट इज सिस्टर्ना एंड द प्लूरल इज सिस्टर्नी। तो जो चैनल्स है वो सिस्टर्नी के फॉर्म में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फॉर्म्स हैं। इसके फॉर्म्स क्या क्या कहलाते हैं? इसके दो फॉर्म्स हैं। देयर इज अ रफ फॉर्म दैट इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है RER, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स जो डॉटेड लाइंस में, डॉट्स जो छोटे आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं। सो दिस फॉर्म हैज गॉट राइबोसोम्स, इट इज द रफ फॉर्म। अगली फॉर्म जो कि विदाउट राइबोसोम है, दैट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो endoplasmic reticulum is a network of channels that extends from nucleus to the cell membrane. It has got two forms, a rough form with attached ribosomes and a smooth form that is without ribosomes. And all the channels are in the form of cisternae. अब RER का काम क्या है? What is function of RER and what is function of SER? First, function of RER. RER का फंक्शन ये है कि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्लस सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सेल को शेप प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। मेनली फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ SER? फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। सेल को एक शेप दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, राइट। SER के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो लिपिड्स सिंथेसाइज करते हैं। सो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। थर्ड, जो हम हार्मफुल केमिकल्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना SER का काम है। उनके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करना, इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल्स जो भी हार्मफुल और टॉक्सिक हो। SER से कैल्शियम्स रिलीज होते हैं मसल्स में, जिससे मस्कुलर कंट्रैक्शन पॉसिबल होती है। सो इट रिलीजेस, स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस फॉर मसल कंट्रैक्शन। स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस फॉर मसल कंट्रैक्शन। मसल में इसे क्या कहते हैं? इस SER को मसल्स में कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। इसके अलावा ये आयंस रिलीज करता है फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, रिलीजेस आयंस फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन। RER के ऊपर स्ट्रक्चर्स लगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पैलेट ने रिपोर्ट किए थे 1955 में। राइबोसोम्स दो चीज़ों से बने हैं, RNA से बने हैं और प्रोटीन्स से बने हैं। सो दे आर नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स।
दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, याद रखें, राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स जो है ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ राइबोसोम में, इसलिए कि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। इसके दो फॉर्म्स हैं। इसकी एक फॉर्म आर के साथ अटैच्ड है, एक और फॉर्म इसकी जो राइबोसाइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद है, किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुए बगैर। सो एक अटैच्ड फॉर्म है, अटैच्ड फॉर्म किसके साथ अटैच्ड, आर के साथ अटैच्ड, और एक फ्री फॉर्म है, फ्रीली मूविंग इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोमल सब यूनिट्स और उनकी अटैचमेंट। राइबोसोम की दो सब यूनिट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में एक 30S है और एक सब यूनिट जो लार्जर सब यूनिट ये 50S है। यूकैरियोट्स में जो दो सब यूनिट्स हैं, एक 40S है और एक 60S। व्हाट इज S? लेट्स डिस्कस व्हाट इज S. S is Swedberg unit. What does it show? It shows rate of sedimentation. It shows rate of sedimentation. किसी मीडियम में पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? द सेटलिंग डाउन, द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम। The settling down of particles in a medium. देखिए ये एक मीडियम है, इसमें लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को अगर आप अलाउ कर ले, ये ज़्यादा फास्ट सेटल डाउन होगा, ये स्लोली सेटल डाउन होगा। जिस रेट पर ये सेटल डाउन करते हैं उसी से हम एस वैल्यू लिखते हैं। सो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल क्या है? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इट डिपेंड्स अपॉन साइज। क्योंकि 40S का साइज लार्जर है, सॉरी 60S का लार्ज साइज है और 40S स्मॉलर साइज है, तो 40S का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होगा, 60S का फास्ट होगा। तो S यहाँ पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन शो कर रहा है। सेडिमेंटेशन मींस सेटलिंग डाउन इन अ मीडियम। अब प्रोकैरियोट्स में 30S और 50S में फ़र्क क्या है? 30S में एक RNA होता है, 50S में दो RNAs हैं, एक RNA दो RNAs। फर्दर 30S में 21 प्रोटीन्स होते हैं, 50S में 31 प्रोटीन्स होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है? यूकैरियोट्स में 40S में एक RNA है और 60S में 3 RNAs हैं, 1-3। और प्रोटीन्स में क्या फ़र्क है? या 33 प्रोटीन्स है 40S में, 60S में 49 प्रोटीन्स हैं रफली। तो RNA और प्रोटीन ही से ये सब यूनिट्स बने। जब ये सब यूनिट्स अटैच होंगे तो कैसे अटैच होंगे? 30 और 50S मिलकर बनाते हैं 70S, और या 40S और 60S मिलकर बनाते हैं 8S। ये अटैचमेंट दो तरह से पॉसिबल है। हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, अटैचमेंट कैसे पॉसिबल है। मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में
ये अटैचमेंट होती है। और एक थ्योरी ये है कि एक तरफ जो सब यूनिट है उसके प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप और अगली तरफ के आरएनए का फॉस्फेट, इनके दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। इस आयोनिक बॉन्ड को कहते हैं सॉल्ट बॉन्ड। सॉल्ट एक सब यूनिट के प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप, अगली तरफ फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर मौजूद है? न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फॉस्फेट। सो दो सब यूनिट्स की अटैचमेंट मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में होती है। दो सब यूनिट्स के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बनता है। एक तरफ प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप, अगली तरफ फॉस्फेट का जो है आरएनए का फॉस्फेट ग्रुप, इनके दरमियान ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। ओवरऑल लेंथ कैसे कम हो जाती है? 30 + 50 तो 80s बनना चाहिए था। यहाँ पर 70s बन रहा है। 40 और 60 तो 100s बनना चाहिए था या 80s बन रहा है। ओवरलैप में a part is lost in the overlap। कि पेन इन कैप कंसेप्ट से ये बात समझ में आती है कि कैसे a part is lost in overlap। so a part is lost in overlap। देखिए एक पेन है, ये इसका कैप और ये पेन, ओवरऑल लेंथ देखिए ज़्यादा है। जब आप पेन कैप में डालेंगे जब आप पेन कैप में डालेंगे तो ये कैप यहाँ पर आ रहा है, तो ओवरऑल लेंथ कम हो जाएगी। कैप और पेन ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरऑल लेंथ कम हो जाएगी। इस तरह से जब दो सब यूनिट्स ओवरलैप करते हैं तो ओवरऑल लेंथ कम हो जाती है, ओवरऑल साइज कम होता है। जब साइज कम होगा तो सेडिमेंटेशन का रेट स्लो होगा, लेस होगा, स्वेडबर्ग यूनिट पर वैल्यू कम आएगी। व्हाट इज पोलीसोम? अगर एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ, अगर यहाँ पर पोलीसोम का स्ट्रक्चर हो, देखिए पोलीसोम ये है, सपोज एक मैसेंजर आरएनए है, इट इज मैसेंजर आरएनए। एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हों, राइबोसोम 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 राइबोसोम, तो बन जाएगा पोलीसोम। So polysome refers to many ribosomes attached to the same messenger RNA. It refers to many ribosomes attached to the same messenger RNA। राइबोसोम्स बनते कहाँ पर है? न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में इसके सब यूनिट्स बनते हैं, सब यूनिट्स। वो सब यूनिट्स न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में आकर असेंबल होते हैं जब इन्होंने प्रोटीन बनाना होता है। तो लिहाजा ये इनिशियली अनअसेंबल्ड फॉर्म में होते हैं, सब यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं। 30s अलग, 50s अलग, या सर यूकैरियोट्स में 40s अलग, 60s अलग। साइटोप्लाज्म में आकर ये असेंबल होते हैं, फिर ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। So the function is protein synthesis। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस।
इसमें एक आपको लार्जर सब यूनिट दिखाई दे रहा है, एक स्मॉलर सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए एक स्मॉलर सब यूनिट के साथ ओवरलैप कर रहा है, लिंक हो रहा है, और इस लार्जर सब यूनिट के ऊपर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, जो कि ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, इट इज ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ये प्रोटीन बन रहा है। गोल्जी अपरेटस, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी ने ये कंसेप्ट दिया था गोल्जी अपरेटस का, तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसका नाम रखा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, नोन एज डिक्टियोसोम इन प्लांट्स। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? जब दो चीज़ें साथ होती हैं तो हम उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दो कंपाउंड्स मिलकर कंपाउंड बनाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसे में क्या चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? अब देखते हैं इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद हैं आपको इसमें दिखाई देंगे, वेसिकल्स, प्लस आपको दिखाई देंगे सिस्टर्नी, सेक्स कहते हैं। तो वेसिकल्स प्लस सिस्टर्नी मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दो चीज़ों का कॉम्प्लेक्स है, वेसिकल्स का और सिस्टर्नी का। इस स्ट्रक्चर में, जो कि थोड़ा सा आपके बुक के लिहाज से अपसाइड डाउन शो किया है, एक इनर कनकेव फेस है, कनकेव या सिस, सी से कनकेव, सी से सिस। इसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। जो आउटर कन्वेक्स फेस है, इज आउटर कन्वेक्स फेस, इसे ट्रांस फेस कहते हैं। यहाँ पर देखिए लेबल किया है, ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। So the outer convex phase is trans phase और maturing phase. Trans is convex. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्लांट्स में डिक्टियोसोम कहते हैं। इसे गोल्जी अपरेटस का नाम भी दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि वेसिकल्स और सिस्टर्नी मौजूद हैं। इसके दो फेसेस हैं, एक इनर कनकेव या सिस फेस जिसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जहाँ पर वेसिकल्स आकर ऐड हो रहा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और जहाँ से मटेरियल्स सेक्रीट हो रहे हैं, सेक्रेटरी वेसिकल जहाँ से निकल रहा है, ये होगा मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज। सो सेक्रेटरी वेसिकल जहाँ से निकल रहे वो है मैच्योरिंग फेज, ट्रांसपोर्ट वेसिकल जहाँ ऐड हो रहा है ये है सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। अब फंक्शन में ये फेसेस आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। फंक्शन के लिए, फंक्शन को समझने के लिए एक फॉर्मूला याद रखें, PLC, PLC। PLC फॉर्मूला क्या है कि PLC ये है कि RER के ऊपर प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, SER के ऊपर लिपिड्स सिंथेसाइज होते हैं। या के प्रोटीन्स और या के लिपिड्स ये आते हैं कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में। इन वेसिकल्स को कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो इन वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं,
लिपिड्स हैं। ये वेसिकल्स ऐड होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मिंग फेस में। गोल्जी का काम ये है कि गोल्जी ने कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करना है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करना है और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड करके ग्लाइकोलिपिड बनाना है और फिर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को वेसिकल्स के जरिए सेक्रीट करना है। तो इन वेसिकल्स को हम कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन होगा या ग्लाइकोलिपिड होगा। ग्लाइको वर्ड हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। अब ये वेसिकल्स या सेल से बाहर जा सकते हैं या सेल के अंदर रह सकते हैं। जो वेसिकल्स सेल के अंदर रहते हैं उन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। आप पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स इसी तरह से बनते हैं। तो याद रखें पीएलसी का फॉर्मूला, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर, lipids are synthesized on SCR. These move in the form of transport vesicles to the Golgi complex. They are added to the forming phase. Golgi complex का काम क्या कि it synthesizes carbohydrates and it packages the carbohydrates to proteins or to lipids. और एक Golgi complex stamp लगाता है किसने कहा जाना है, तो it is the postman. इसका काम पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। इसने स्टैंप लगाकर वेसिकल्स को उनके डेस्टिनेशन की तरफ भेजना है, मगर उनको पहले ये मॉडिफाई करता है। प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाता है और उनको फिर सेक्रीट करता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या हुआ? सेल सेक्रीशंस। सेल की सेक्रीशंस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होती है। ये फंक्शन आपने समझना है, इसे आज अब देख लीजिए। अब हम बिहेवियर के चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं।